स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। हेडिंग डालेंगे सब लोग अपनी अपनी कॉपी में, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आ जाइए। कई कई बुक में या कई कई बच्चे इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो चाहे आप इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलें चाहे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बात वही है। इस स्ट्रक्चर को अगर अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तो कुछ बातों को ज़रा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये पूरी तरह से एक कहानी है जिसकी शुरुआत सालों पहले होती है। हाँ, लेकिन इस कहानी का जो एंड होता है वो लगभग 1920 के आसपास ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को एटम के स्ट्रक्चर को समझना है तो हमें पता होना चाहिए एटम होता क्या है। मेरे ख्याल से इसके पहले वाले चैप्टर मैंने एटम के बारे में आपको बता दिया था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का। वो आइडेंटिकल पार्टिकल है। एक मैटर के लिए सारे एटम एक जैसे होते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सबसे पहले एटम के बारे में बात करने वाले जो साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि हम लोग उस ज़माने में हम उसे बोला करते थे महर्षि। का नाम था महर्षि कनद। सबसे पहले महर्षि कनद ने एटम के बारे में बताया था। कनद के नाम से कण बना था। नहीं कहते कण कण में भगवान है, तो कण वर्ड जो आया है वो कहाँ से आया है? कनद से आया। कण, कण का मतलब पार्टिकल, और कण को ही दूसरे टर्म में अणु बोलते हैं, जिसे आज आप मॉलिक्यूल के नाम से जानते हो। और अगर अणु बहुत छोटा है तो उसे परम अणु बोलते हैं, जिसे परमाणु के नाम से आप जानते हैं। आज उसे परमाणु के हम किस नाम से बुलाते हैं? एटम। परमाणु बम सुना है? वो क्या है? एटम बम। तो परम अणु यानी कि जो सबसे छोटा अणु है, जैसे आप परमाणु बोलते हो, यानी कि एटम। परम वर्ड का मतलब होता है बहुत छोटा या तो बहुत बड़ा, या तो बहुत छोटा या तो बहुत बड़ा, उसे परम बोलते हैं। जैसे परमाणु में मतलब अणु सबसे छोटा वाला जो अणु है उसे परमाणु बोलते हैं। और परम ईश्वर, सबसे बड़ा ईश्वर जो है उसे परमेश्वर बोलते हैं। तो परम वर्ड का यूज हम छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा दोनों के केस में यूज कर सकते हैं। तो महर्षि कनद ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था। उन्होंने ये जो भी बातें लिखी थी एटम के बारे में, वो संस्कृत में लिखी थी, क्योंकि उस टाइम एक ही लैंग्वेज हुआ करता था, संस्कृत वर्ड। इससे बाद में देवनागरी के नाम से या देव लैंग्वेज के नाम से या देव भाषा के नाम से जाना जाता था। संस्कृत वर्ड हमारे, यानी कि हमारे जितने भी देवता होते हैं, हिंदू धर्म में जितने भी देवता हुआ करते थे, वो सब संस्कृत वर्ड यूज किया करते थे। तो इसलिए महर्षि कनद ने जो भी लाइनें लिखी थी वो संस्कृत में थी। मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूँ आपको। हिंदी भी आपको नहीं आती, मुझे पता है। उन्होंने लिखा था, पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु कहलाती है। पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु कहलाती है। सूक्ष्मतम का मतलब सबसे छोटी, इकाई का मतलब पार्ट, यूनिट। क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है? परमाणु। उसी बात को कुछ सालों तक लोगों ने माना, लेकिन ये बात सिद्ध नहीं हो पाया, यानी ये पूरी तरह से ये डिफाइन नहीं हो पाया कि महर्षि कनद ने ही ये बात लिखी थी। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में जो भी चीज़ें लिखी जाती थी उसका कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं होता था। कभी ऐसा कोई नहीं कहता था कि ये मेरे ही लिखी गई है, इसका जितना भी श्रेय होगा वो मुझे ही मिलेगा। हिंदू धर्म कभी भी रिटन चीज़ों पर डिफाइंड नहीं था, वो ओरल नॉलेज के ऊपर था। इसीलिए हम लोग उस ज़माने में उसको दीक्षा बोलते थे। क्या आप में से कोई शिक्षा और दीक्षा का अंतर बता सकते हैं? शिक्षा का मतलब होता है रिटन नॉलेज। जैसे मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद दिखा दे रहा हूँ, आप लिख ले रहे हो, ये शिक्षा है। और दीक्षा का मतलब मैं कोई भी चीज़ बोल रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, और आप उसको सुन रहे हो और सुन करके उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो और आपको वो चीज़ें याद हो जा रही हैं, उसे दीक्षा बोलते हैं। पहले के ज़माने में गुरुकुल हुआ करता था, और गुरुकुल में एक गुरुजी होते थे जो एक ऊंचे आसन पर बैठ करके ज्ञान देते थे, और सभी बच्चे नीचे बैठ करके ज़मीन पर टकला करा करके उसके बाद ज्ञान ग्रहण करते थे। बाल नहीं होता था उनके सर पे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ज्ञान को ग्रहण करते थे। ये दीक्षा होती थी। दीक्षा का मतलब ओरल नॉलेज, और शिक्षा का मतलब रिटन। आज जितनी चीज़ें चल रही है वो सब क्या है? शिक्षा है।
जब मैं लिखाता हूँ तो वो शिक्षा है, लेकिन मैं जो ज्ञान की बात ही करता हूँ वो तो दीक्षा है। मैं तो लिखाता नहीं हूँ उसके बारे में कुछ। जैसे महर्षि कनद के बारे में आपको बता रहा हूँ तो मैं ये लिखाऊंगा नहीं, ये क्या कर रहा हूँ, ये दीक्षा दे रहा हूँ। इसलिए शिक्षा और दीक्षा दोनों एक साथ चल रही है मेरी क्लास में, तो एटलीस्ट ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो महर्षि कनद ने एटम के बारे में बताया था और उस टाइम पे इन्होंने इसको परमाणु के नाम से बुलाया था। परमाणु। फिर बाद में आए डेमोक्रिटस। दूसरे नंबर पे डेमोक्रिटस एक ग्रीक फिलोसोफर थे, डेमोक्रिटस, जिन्होंने ग्रीक में इसी चीज़ को ट्रांसलेट किया था। तो डेमोक्रिटस ने क्या किया बेटा, डेमोक्रिटस ने ये बात बताई थी लगभग 460 BC। BC का मतलब यानी कि जीसस क्राइस्ट के आने से 460 साल पहले डेमोक्रिटस ने एटम के बारे में बताया था। एंटॉइन करके इन्होंने उस एटम का नाम रखा था। बट चूंकि 460 BC की बात है तो लोगों को इतना याद कहाँ है, इस वजह से एक रिटन प्रूफ आया। आजकल के ज़माने में जो दिखता है वही बिकता है, सिंपल सी बात। आपने पूछा कि ये किसने किया है, आपने गूगल किया और जिसका नाम पहले आ गया आप बोलोगे यही किया। क्यों? क्योंकि ये प्रूफ है, रिटन प्रूफ है। आज आप मुझसे 500 रुपये उधार लेते हो और 500 रुपये उधार लेने के बाद मैं उसका कोई भी एग्रीमेंट नहीं कराता हूँ तो आप बोलोगे किसके सामने दिया था, आप मेरा वापस नहीं करोगे पैसा, मैं क्या कर लूँगा, कुछ कर लूँगा क्या? नहीं। पहले के टाइम में हुआ करता था कि ज़बान देना, कि मैंने आपको ज़बान दे दिया कि मैं इतने टाइम के बाद ये करूँगा। एक रघु थे, राजा रघु का नाम सुना है? नहीं सुना है? राम का नाम तो सुना होगा। राम के पूर्वज थे राजा रघु, और इसलिए उन्हीं के कुल के नाम रघुकुल बोला पड़ा था। तो एक वर्ड था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी कि जो मैंने बोल दिया प्राण चला जाएगा लेकिन वचन नहीं टूटेगा। ये रघुकुल का रीत था। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उस ज़माने में रिटन प्रूफ नहीं हुआ करता था। सिर्फ कैसा होता था, सिर्फ और सिर्फ ज़बान होती थी, एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया। लेकिन किसको क्या पता था कि बाद में लोग आएंगे चेंज करेंगे इसे। आज आप में से किसी को मैं बोल दूंगा आप मुझे 5000 रुपये उधार दे दो, मैं 2 महीने बाद दे दूंगा, आप दोगे? पता नहीं देगा कि नहीं देगा, विश्वास नहीं है। मैं कहूँ ज़बान खा देता हूँ दे दूंगा, अरे किस बात का ज़बान। आजकल ज़बान की कीमत नहीं है, आपको एग्रीमेंट कराओगे तब जाके दोगे, ऐसा होगा ना? ठीक है। तो 460 BC में डेमोक्रेट्स आए और उस टाइम पे इनका कोई रिटन प्रूफ इनका भी बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए इनकी भी बात नहीं आई। सबसे पहला रिटन थियरी दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। तो आए अगला नंबर आता है जॉन डाल्टन का। जॉन डाल्टन आए थे 1808 में, 1808 में। तो जॉन डाल्टन ने बेटा 1808 में एक थियरी दी थी, जिस थियरी का नाम था एटॉमिक थियरी ऑफ द मैटर। आगे मैं आपको भी दिखाऊंगा, सारी थियरीज मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं उनके बारे में डिस्कशन करता हूँ जितनी थियरीज आज आपको पढ़नी है, ठीक है। तो जॉन डाल्टन आए 1808 में, जिन्होंने एटॉमिक थियरी ऑफ द मैटर दिया था। लेकिन जॉन डाल्टन की थियरी ज़्यादा दिनों तक चली नहीं, फिर भी इनकी थियरी लगभग 100 साल तक चली थी। यही अकेले वो साइंटिस्ट हैं जिनकी थियरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे ज़्यादा चली थी, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, और जॉन डाल्टन का एटॉमिक थियरी। उनकी थियरी के बाद जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक थियरी दिया था। नाम तो सुना होगा सबने। इन्होंने अपनी एटॉमिक थियरी 1904 में दिया था, 1904 में इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली। सोचो 1808 से अगली जो थियरी आई वो कितनी आई, 1904, लगभग कितने साल चली, 100 ईयर के आसपास। तो जॉन डाल्टन की थियरी सबसे ज़्यादा चलने वाली थियरी थी, मतलब लगभग 100 साल तक। लेकिन जे थॉमसन की थियरी ज़्यादा चली नहीं, तो फिर आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपनी एटॉमिक थियरी 1911 में दी थी। तो इसका मतलब जे थॉमसन की थियरी कितने सालों तक चली होगी, लगभग 7 साल चली। उसके बाद उनकी थियरी फेल कर दी गई। रदरफोर्ड की थियरी 1911 में आई। फिर बोहर ने अपनी एटॉमिक थियरी दी। बोहर की एटॉमिक थियरी आई थी 1913 में, 2 साल बाद। यानी कि जे थॉमसन की एटॉमिक थियरी के फेल होने, जस्ट फेल हुआ, जैसे उन्होंने मॉडल पेश किया लोगों के सामने, 2 साल के बाद वो फेल हो गया। फिर अगली थियरी किसकी आई, बोहर्स की।
लेकिन बोहर की थियरी भी ज़्यादा चली नहीं, इनके साथ साथ सोमरफील्ड आए। सोमरफील्ड ने अपनी यही एटॉमिक थियरी लगभग 1919 में रखा लोगों के सामने। तो बोहर की एटॉमिक थियरी 1913 में आई, फिर सोमरफील्ड का एटॉमिक थियरी कब आया? 1919। कितने साल चली? लगभग 6 साल, है ना, लगभग 6 साल। लेकिन 6 साल के बाद जीमैन नाम का भी एक साइंटिस्ट आया, एंड स्टार्क, टोनी स्टार्क की बात कर रहा हूँ, जीमैन एंड स्टार्क। इन्होंने भी सेम इसी टाइम पे 1919 में अपनी एक थियरी पेश की, जिससे पता चलता है कि बोहर की एटॉमिक थियरी फेल हो रही है। ये दोनों मेन रीजन थे बोहर की एटॉमिक थियरी को फेल करने के पीछे। उसके बाद सबसे आखिरी में आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो आया 1926 में, और आज तक हम इसी मॉडल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा आज तक कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो हमें एटम के थियरी को एग्जैक्टली बता सके। याद रखना इस बात को, एटम की थियरी को समझना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझना सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझना नहीं है, बल्कि पूरे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझना है। अगर आपने एटम के स्ट्रक्चर को समझ लिया तो पूरी यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, चलो अब मैं कुछ थियरीज़ के बारे में डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले 1808 की थियरी है। बताओ 1808 में किसने अपनी थियरी दी थी? जॉन डाल्टन ने नाम ये थियरी दी थी। इस थियरी का नाम था एटॉमिक थियरी ऑफ द मैटर। किसने दी थी बेटा? जॉन डाल्टन ने। पहली थियरी 1808 में किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने। उस थियरी का नाम क्या था? एटॉमिक थियरी ऑफ द मैटर। फिर 1830 में कुछ साइंटिस्ट के नाम और उसके ईयर लिख दे रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर में समझना। 1830 में इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ मैटर आया। जो भी मैटर आया वो इलेक्ट्रिसिटी शो करता है, ये बात बताया गया था। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, ये बात बताया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1830 में उसने इलेक्ट्रिकल नेचर के बारे में बताया था। फिर 1879 में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस आया। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस, इसको बताने वाले साइंटिस्ट थे विलियम क्रूक। विलियम क्रूक ने 1879 में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, उन्होंने कहा कि गैस के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। आज आप देख लो, आज ब्लूटूथ चार्जर आपके पास है या नहीं है? तो कैसे आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी ब्लूटूथ के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। ये बात 1879 में ही विलियम क्रूक ने बता दी थी कि किसी भी गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मजाक बात है क्या ये? सोचो 1879 में आने वाली ये थियरी 2020 में जाकर के एक कॉन्सेप्ट में क्लियर हुई, और तब जाके एक डिवाइस तैयार हुई जिससे आप लोग ब्लूटूथ चार्जर के नाम से जानते हो। आज मैं एक इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से लेकर दूसरी जगह भेज सकता हूँ। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, पड़ोसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ब्लूटूथ से आप भेज सकते हो बगैर किसी वायर के। है ना जो कमाल की चीज़? कब ये थियरी आई थी? 1879 में। दिया किसने थी? विलियम क्रूक ने दिया था। क्यों दिया था? इसके पीछे बहुत मज़ेदार कहानी है, सब सुनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आता है 1886 में। 1886 में बेटा डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज होता है। नाम सुना है? एनोड रेज का नाम सुना है? डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, इसे दिया था गोल्डस्टीन ने। फिर आया 1897।
1897 में प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, इसको दिया था जे थॉमसन ने। आप लोग इसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हो। सेम वही पॉइंट किसके नाम से है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो एनोड है ना, डिस्कवरी ऑफ एनोड, जिसे आप डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के नाम से जानते हो। फिर आया 1907, इसमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया गया। इसको बताने वाले मिलिकन नाम का, एक रॉबर्ट मिलिकन नाम का साइंटिस्ट था। आर मिलिकन बोलते हैं इसे। आर मिलिकन। फिर सबसे आखिरी थियरी जो एंड हुआ था वो 1932 में हुआ था, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से। किसने दिया था? जेम्स चैडविक। मुझे ये एग्जैक्टली डेट याद नहीं आ रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। 1922 में हुआ था या 1932 में? इसको घर जाना और डिस्कवरी ऑफ उसमें जब NCERT खोलोगे ना तो उसमें दिखेगा, उसे करेक्ट कर लेना बेटा। ये डेट मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पूरा ढांचा। इससे के ऊपर आपकी कहानी शुरू होती है। फिर से एक बार बताऊं, सबसे पहले एटम के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट महर्षि कनद थे, जिनकी बात को नाकार दिया गया। फिर डेमोक्रिटस 460 में आए, जिनकी बात को कुछ हद तक एक्सेप्ट किया गया। उसी चीज़ को ट्रांसलेट किया था जॉन डाल्टन ने 1808 में, और उनकी बात मान ली गई। 1808 के बाद 1904 में जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया, जिनको फेल करने वाले रदरफोर्ड थे। 1911 में उन्होंने खुद की थियरी दी। उनकी थियरी फेल हुई थी बोहर के द्वारा, और बोहर ने अपनी थियरी 1913 में दिया था, जिसकी थियरी की फेल करने के हज़ारों रीजन थे, जिसमें से 2 रीजन सोमरफेल्ड और जीमैन थे, जिन्होंने 1919 में अपने मॉडल के बारे में बात किया था। फिर सबसे आखिरी मॉडल जिसके बारे में आप जानते हैं उसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नाम से जाना जाता है। 1926 में इसकी शुरुआत हुई थी और लगभग 10 से 12 सालों के बाद इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ था। यहाँ से शुरुआत करते हैं। एटॉमिक मॉडल सबसे पहले देने वाले जो साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन ने जो मॉडल दिया था, उस मॉडल का नाम था एटॉमिक थियरी ऑफ द मैटर। फिर माइकल फ्रेडे नाम के एक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ द मैटर बताया था। आज आप सब लोग जानते हो, सोचो जरा, आज आप सबको ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन की एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की वजह से करंट फ्लो होता है, हाँ या ना? जिस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात किया गया था, क्या उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का कोई वजूद था? इलेक्ट्रॉन का वजूद कहाँ पे आया? 1897 में। और सबसे जो इलेक्ट्रिकल नेचर आया था वो कब आया था? कितने साल पहले? सोचो, लगभग 67 ईयर पहले। इलेक्ट्रॉनों के बारे में पता नहीं था, फिर भी इलेक्ट्रिक नेचर पता चल गया था। है ना कमाल की बात? आपको सलाम करना चाहिए उस साइंटिस्ट को जिसने ये बात बताई थी, जिसकी वजह से सब कुछ हो पाया। एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक थियरी ऑफ द मैटर बाय जॉन डाल्टन। ये हमारा पहला हेडिंग होगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ना मैं महर्षि कनद के बारे में आपको कुछ ज़्यादा बताऊंगा, ना ही मैं डेमोक्रिटस के बारे में आपको ज़्यादा बताऊंगा। हमारी शुरुआत होगी जॉन डाल्टन के एटॉमिक थियरी से। कुछ पूछना है अभी तक जितना भी मैंने लिखाया? ये तो हिस्ट्री थी, है ना? चलो आज हिस्ट्री तो ख़त्म कर लेंगे।
हेड डालेंगे जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ऑफ द मैटर। इस चैप्टर को पढ़ाने का जो मेरा तरीका है कुछ ऐसा है, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी के आखिरी में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आप उस सवालों का जवाब देंगे और आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कहानी को ध्यान से सुनना होगा ताकि आप सवालों के जवाब को अच्छे से दे पाएँ। ये पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, एटलीस्ट बोहर्स के एटॉमिक मॉडल तक। तो इस बात को ध्यान देना, अगर कहानी में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ दिमाग तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे और मुझे पता चल जाएगा कि आप रात में सोए नहीं हो। मैंने बोला था इस चैप्टर में सोना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है बताइए बेटा, चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम क्या डाला है? हाँ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। चलिए इसके पोस्टुलेट फटाफट लिख लीजिए। सबसे पहला, लेकिन द एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। एटम्स आर लिखना पड़ेगा। एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल मैटर। एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल मैटर। हर एक मैटर का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो क्या होगा? एटम। हर एक मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होगा? एटम। ये बात जॉन डाल्टन ने बताया था। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। किसी एक एलिमेंट के लिए जितने भी एटम होंगे वो कैसे होंगे बेटा? आइडेंटिकल। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होंगे वो अलग अलग होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अब आइडेंटिकल और डिफरेंट का मतलब क्या है? चिंकी मिंकी का नाम सुना? दोनों एक जैसी हैं? क्या आइडेंटिकल हैं? नहीं, एक मोटी है एक पतली है। तो कैसे आइडेंटिकल हुए? आइडेंटिकल में तीन चीज़ें सेम होनी चाहिए। सबसे पहला जो सेम होना ज़रूरी है वो है उनका साइज सेम होना चाहिए, शेप एंड साइज। दूसरा, उनका कलर सेम होना चाहिए, शेप एंड साइज, और दूसरा कलर। अगर ये दो चीज़ें सेम हैं, और तीसरा देखो शेप सेम हो गया, साइज सेम हो गया, कलर सेम हो गया, तो समझ लो कि वो क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए। अगर इनमें से कोई भी, जैसे मान लो कलर है लेकिन शेप साइज अलग अलग है, जैसे गोल्ड का जो कलर है वो क्या होता है? गोल्डन। और ज़रा मुझे बताइए कॉपर का जो कलर होता है वो क्या होता है? ब्राउनिश। तो गोल्ड की क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हुआ तो क्या दोनों की कलर्स एक जैसे अप्रॉक्सीमेटली दिखाई देंगे? तो दोनों का कलर लगभग सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग हुई। क्यों? क्योंकि उनका साइज भी अलग अलग है। गोल्ड का साइज अलग है, कॉपर का साइज अलग है। सिल्वर का साइज और एल्यूमिनियम का कलर और सिल्वर का कलर लगभग बराबर है, लगभग सेम है, एक जैसा दिखता है, लेकिन दोनों में साइज का अंतर है। तो क्या वो आइडेंटिकल हुआ या नहीं? नहीं। एक एलिमेंट ले लोगे, जैसे गोल्ड ले लो, गोल्ड में हजारों एटम होंगे और हर एक एटम कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा। लेकिन गोल्ड और सिल्वर में एटम्स आइडेंटिकल नहीं होंगे। आइडेंटिकल का मतलब शेप, साइज एंड कलर तीनों सेम होना चाहिए। शेप, साइज एंड कलर अगर सेम है तो आइडेंटिकल। नेक्स्ट पॉइंट, अगर दो एटम को कंबाइन करा दिया जाए या रीअरेंज कर दिया जाए तो उनकी रीअरेंजमेंट से नया सब्सटेंस तैयार होता है और उसको आप बोलते हो कंपाउंड। लिखेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर नोन एज केमिकल रिएक्शन।
rearrangement of atoms are known as chemical reaction. एटम का रीअरेंजमेंट क्या होगा बेटा? केमिकल रिएक्शन कहलाता है. एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज कंपाउंड. एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज कंपाउंड. देखना, जैसे मैं आपसे कहूँ ये कॉपर है, ये भी कॉपर है, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है. ऑक्सीजन के पास दो एटम है, एक तो ये हुआ और एक इसी के साथ एक और एटम मैंने यहाँ लगा दिया. दो एटम ऑक्सीजन के हैं. अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, ये एटम अभी ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ है, अगर ये इसका साथ छोड़ करके इसके पास चला जाए, या ये वाला एटम इसका साथ छोड़ के इसके पास चला है, तो क्या इन दोनों से CuO और इससे भी क्या बनेगा? CuO. तो क्या एटम का रीअरेंजमेंट ही तो हुआ है ना. तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. और उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है, बताओ क्या ये एलिमेंट है या कंपाउंड? कंपाउंड. तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा बेटा? कंपाउंड कहलाएगा. क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस वाले पॉइंट को भी अच्छे से आपने समझ लिया कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इज नोन एज केमिकल रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म नोन एज कंपाउंड. क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? गुड. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ है ये फोर्थ था ना? अच्छा, ये फिफ्थ पॉइंट. सेकेंड के बाद अच्छा थर्ड भी है बीच में. तो फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कॉमा रिजिड, कॉमा स्फेरिकल सॉलिड. स्फेरिकल सॉलिड. एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कॉमा रिजिड, कॉमा स्फेरिकल सॉलिड. ये एटम की प्रॉपर्टीज हुई. क्या मेरी बात क्लियर हुई? ये किसने बताई एटम के बारे में? जॉन डाल्टन ने ये बात है, उन्होंने इसके बारे में ये बात ध्यान से सोच करके समझ करके बताया. कहानी तो अब शुरू होगी. ये कब आए? ये कब हुआ? 1808 में. बेटा 1808 में धर्म इस कदर प्रसिद्ध था ना कि लोग साइंस को ठुकरा देते थे. साइंस कोई समझता ही नहीं था, हर कोई धार्मिक हुआ करता था. जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, यह पश्चिमी प्रदेश की बात है, वेस्टर्न कल्चर. आप सबको पता वहाँ क्रिश्चियन हैं, ज़्यादातर वहाँ पे क्रिश्चियन होते हैं. और इस हिसाब से चीज़ें मॉडिफाई की गई थी. जैसे हिंदू में क्या होता है? पंडित जी, मुस्लिम में मौलाना, और इसी तरीके से क्रिश्चियन में फादर. तो जो फादर्स हैं वो इस तरीके से चर्च में इतना ज़्यादा मतलब अफवाह फैला रखे थे कि अगर तुमने कुछ गलत कर दिया तो गॉड उसका पनिशमेंट तुम्हें देगा, जी करेगा, वो करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा डरा दिए थे. और 18th के टाइम, 19th सेंचुरी के टाइम की अगर आप बात करोगे ना, तो उस टाइम पे आंधी और तूफान बहुत ज़्यादा आया करते थे. और हर दूसरे तीसरे किसी का घर गिर रहा है, किसी घर में आग आ रही है, किसी का घर डूब जा रहा है, किसी के घर पे बिजली गिर रही है. आप देखेंगे वेस्टर्न कल्चर, पुरानी मूवीज़ देखेंगे घर वहाँ का जो होता है लकड़ी का होता है. और अजीब, जब चलो तो अजीब से आती. हॉरर मूवी देखा है तो जब चलो लकड़ी पर आवाज़ आती है डरावनी सी, तो वो घर लकड़ी के होते थे. क्यों ऐसा हुआ करता था? उसका रीज़न था क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ दिनों के बाद घर गिरने वाला है, अगली बार आंधी आएगी, घर गिर जाएगा, उठाएंगे लकड़ी, फिर से ठोक देंगे, बन जाएगा, कोई मरेगा भी नहीं और फिर काम भी चल जाएगा. सीमेंट का घर एक बार गिर गया, नहीं, वापस तो दूर की बात, बचोगे तब तो बनाओगे. आपके ऊपर गिरा, आप तो निकल लिए धीरे से, हाँ, उठोगे थोड़ी, उठ जाओगे हमेशा के लिए. तो वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है? लकड़ी के घर बनते थे. यहाँ वहीं से शुरुआत हुई थी इस कहानी की. थॉर का नाम सुना है? कौन है थॉर? ओडिन का बेटा है ना, तूफान का देवता, यही तो होता है, तूफान का देवता है. थॉर बाइबल का एक कैरेक्टर है. बाइबल में अगर आपने बाइबल का, आप में से कोई क्रिश्चियन है? आप में से कोई क्रिश्चियन है? कोई नहीं है? बाइबल किसी ने नहीं पढ़ा? अगर आप में से कोई बाइबल पढ़े तो उसमें थॉर एक कैरेक्टर है जिसके अंदर इतनी ताकत होती है वो तूफ़ान कभी भी पैदा कर सकता था.
उसके पास एक पावर होती है, उसके पास एक हैमर होता है। वो हैमर वो कहीं भी फेंकता है वापस से उसके हाथ में आ जाता है। वो बस हाथ ऐसे करता है, हैमर उसके पास आ जाता है। सेम यही कैरेक्टर, डिट्टो कॉपी पेस्ट। हवा की रफ्तार से वो चलता है, एक जगह से दूसरी जगह वो कभी भी छलांग मार के पहुंच सकता है। और ताकत इतनी ज़बरदस्त होती है उसके हैमर में कि वो कोई और उठा ही नहीं सकता उसके अलावा। अगर आपने हिंदू धर्म को पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो आपको पता होगा कि एक बंदा और है जिन्हें आप बजरंगबली के नाम से जानते हो। उनके पास भी एक हैमर है जिसे आप लोग गदा बुलाते हो। वो भी कहीं भी फेंकते हैं, वापस उनके हाथ में आता है, और उनके अलावा उस गदा को कोई और उठा भी नहीं सकता। सेम कैरेक्टर। उन्हें भी पवन पुत्र के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो तूफान की रफ्तार से चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जा सकते हैं। सारा कैरेक्टर जो थॉर का है, सेम प्रॉपर्टी हमारे यहाँ किसकी है? बजरंगबली की, हनुमान जी की। लव एंड थंडर मूवी एक आई थी, उसमें थॉर क्या करता है? ज्यूस को मार देता है। ज्यूस का मतलब होता है बिजली के देवता। हमारे यहाँ बिजली के देवता कौन है? इंद्र। और आपको पता हनुमान जी ने इंद्र को और सूर्य को कितनी बार, हाँ, सूर्य से उन्होंने युद्ध में बोला था, लड़ाई हो रही थी महाभारत की, याद है? सुनो, महाभारत में भी हनुमान जी थे, तो महाभारत की लड़ाई में वो सूर्य को बोले थे, जब तक कहूँ ना तब तक बादलों के पीछे छुपा रहना। कर्ण को जिस दिन मारना था, सूर्य का पुत्र कर्ण, सूर्य अपने पुत्र को बचाने के लिए सामने नहीं आ पाई इस डर की वजह से। हनुमान जी बोला थे, बचपन में निगला था, सोचो अब क्या करूँगा। ताकत देखो, डराने धमकाने की ताकत उनकी। उनका बचपन में निकल गया तो सोच लो आज क्या करूँगा, इसलिए जब तक ना बोलूँ बादलों के पीछे छुपा रहना। और वो छुपे रहे, और आखिर बेचारा कर्ण मारा गया। तो इसमें क्या हुआ, वहाँ से जो शुरुआत हुई थी, जिसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, वो है थंडरिंग, थॉर। थॉर के नाम से थंडरिंग आया था। थंडरिंग जानते हो क्या होता है? क्या होता है थंडरिंग? लाइटनिंग एंड थंडरिंग। जब बिजली चमकती है, बादल गरजता है, तो जो बिजली चमकती है उसको आप क्या बोलते हो? लाइटनिंग। और जो बादल की गड़गड़ाहट होती है बहुत तेज तूफान के साथ, उसको क्या बोलते हो? थंडरिंग। यही तो बोलते हो। कहाँ से लगता है, क्या लगता है, थंडर वर्ड कहाँ से आया था? ये थॉर से आया था। थॉर के नाम से थंडर वर्ड पड़ा था। क्यों? क्योंकि थंडर का जो राजा था वो कौन था? थॉर। तो पहले के टाइम में थंडरिंग बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और जो फादर थे वो बोलते थे कि थॉर बदला लेने ज़रूर आएगा। अब जरूर समझो, थॉर हमारी रक्षा करने के लिए बनाया, तो हमसे बदला क्यों लेगा? हम लाख बुराई हमारे अंदर है, आपके अंदर लाख बुराई है। आपका बाप आपको गले से काट थोड़ी देगा, तलवार लेके मारा एकदम निकल गया गला, ऐसा तो नहीं होगा। जान से तो मार नहीं देगा। मम्मी पापा कभी आपसे जान से मार देंगे, आपने कोई गलती की, वो समझाएंगे, बहुत करेंगे, डांटेंगे, 2-4 थप्पड़ मार देंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा? जान से तो नहीं मारेंगे। फादर का कहना है कि अगर किसी का घर गिर रहा है, किसी का घर डूब रहा है, किसी के घर के ऊपर बिजली चमक गिरी है, तो किसकी वजह से? थॉर ने गिराई है। कुछ लोगों को ये बातें अच्छी लगती थी सुनने में, उन्हें लगता था, और तुम लोगों ने जो भी पाप किया, इस पाप को धुले जा सकते हैं। क्या करो? चर्च में आओ, प्रायश्चित करो और 101 रुपया चढ़ा दो। उस 101 रुपये से काम हो जाता था उनका। काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन एक बंदा सामने आया जो साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन जीसस को बहुत मानता था, जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। पहले साइंटिस्ट की एंट्री आपके इस चैप्टर में हुई है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन आया और उसने बोला कि तुम जो थंडरिंग या लाइटनिंग की बात कर रहे हो, ये कोई गॉड नहीं कर रहा है, थॉर हमें नहीं मार रहा है, ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है। लोगों ने कहा, पूछा कैसे? करे जरा बताओ। कुछ समय पहले माइकल फेरेडे ने एक बैटरी बनाई थी। बैटरी मैंने अभी लिखा है ना आपको। माइकल फेरेडे ने क्या बताया? इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो की जा सकती है, और उसकी बेस पे उन्होंने बैटरी बनाई। इन्वर्टर की बैटरी सबने देखी है, देखा है या नहीं? कैसे काम करता? क्या उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक? क्या कभी दोनों को स्पार्क कराया है? नहीं कराया, कराना भी मत। मैं बताता हूँ, जब कभी पॉजिटिव या नेगेटिव को स्पार्क कराओगे, एक साथ कनेक्ट करोगे ना, तो एक स्पार्किंग के साउंड आएगा।
अब जैसे भी आती है मुझे नहीं पता, चट 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 करके आती होगी, जो भी आती होगी। एक स्पार्किंग का आपको साउंड मिलेगा, और साथ ही साथ स्पार्किंग की वजह से एक लाइट भी क्रिएट होती है। कभी देखा है? नहीं देखा तो मूवीज़ में या वीडियोज़ में देखा होगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि जिस तरीके से बैटरी के दो टर्मिनल को आपस में टकराने से स्पार्किंग हो रही है और लाइटनिंग क्रिएट हो रही है, सेम वही बादलों में हो रहा होगा। बादलों में किसने बैटरी रखी है, वहाँ वो बैटरी के टर्मिनल आपस में टकराते होंगे, और टकराने की वजह से लाइटनिंग क्रिएट होती होगी, जिसे आप बिजली के नाम से जानते हो, और उससे आने वाली जो साउंड है उसी को आप थंडरिंग के नाम से जानते हो। यहाँ पे वो बहुत ही कम अमाउंट में हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा होगा, इसलिए लाइटनिंग का इफेक्ट यहाँ तक पड़ता है और साउंड यहाँ तक बहुत भयानक तरीके से आती है। पहला सवाल, आप सबको पता है कि बारिश तभी होती है जब हवा चलती है। नहीं पढ़ाया गया? बगैर हवा चले बारिश नहीं होगी, और अगर बारिश होगी तो बगैर लाइटनिंग और बगैर थंडरिंग के होगी। जिस टाइम पे लाइटनिंग और थंडरिंग तभी आएगा जब हवा के साथ बारिश होगी। कभी आज नहीं तो कभी न कभी तुम इसे मेजर करना, देखना ध्यान से, अगली बार जब बारिश हो ना देखना। जब तक हवा के साथ बारिश नहीं होगी तब तक लाइटनिंग और थंडरिंग नहीं होगी। लाइटनिंग और थंडरिंग तभी होगी जब तूफान आएगा और बारिश होगी। आप सोच रहे हैं इसका क्या कनेक्शन है साइंस से? तो भयंकर कनेक्शन है बेटा। जिस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ उस टाइम पे ये सब डिस्कवर तो नहीं था, लेकिन किसी बंदे ने सोच लिया था कि ऐसा होता होगा। आज वो डिस्कवर हो चुका है, जिसे आपको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। एक क्लाउड या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। आर्टिफिशियल बारिश आज इसी तरीके से कराई जाती है। किसी ने तानसेन का नाम सुना है? क्या करते थे तानसेन? तानसेन जब तान चढ़ा देते थे मस्त एकदम, तो बारिश होने लगती थी। होता था। एक पता नहीं कौन सा एक ऐड आया था तानसेन का, उसमें रणबीर कपूर या कौन रहता है, वो तानसेन बना होता है, तान चढ़ाता है और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही होती है। बहुत भयंकर तूफान आता है और मंडप सब उड़ जाता है। रणबीर की दिन पेंट का ऐड था, एक एशियन पेंट का था। मुझे समझ में नहीं आया इस पेंट का क्या कनेक्शन है इससे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐड दिखाया था, वाटर प्रूफ पेंट। अच्छा, तो अब सोचो बादल जो होते हैं, क्लाउड या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। तो सोचो ये पॉजिटिव क्लाउड है, ये नेगेटिव क्लाउड है। बारिश अभी हो रही है और कोई भी वो हवा नहीं चल रहा है, तो नॉर्मल बारिश होती है बहुत ही धीरे धीरे। लेकिन अचानक से हवा चला, तूफान आया, ये क्लाउड ऐसे तैरते तैरते दोनों एक दूसरे से आके टकराए, और जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल टकराएगा तो क्या होगा? स्पार्किंग होगी। और जैसे इनकी स्पार्किंग हुई, वही स्पार्किंग को आप लोग लाइटनिंग का नाम देते हो, और उससे जो साउंड क्रिएट होता है उसी को आप लोग थंडरिंग का नाम देते हो। और इसकी वजह से दो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपस में पास आकर के न्यूट्रल हो जाते हैं, और न्यूट्रल होने की वजह से वो हाई भी पार्टिकल बन जाते हैं और ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है और बहुत तेज़ी से बारिश होने लगती है। इसी को कभी कभी ओला गिरना बोलते हैं, कभी कभी बादल फटना बोलते हैं, जो भी आप लोग उसे समझो। ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोली थी कि आसमान में हो रहा जो भी फिनोमिना है, जो लाइटनिंग और थंडरिंग है, वो किसकी वजह से हो रही है? एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है, कोई गॉड नहीं करा रहा है। पता है लोगों ने खूब गालियां दी उन्हें, इस हद तक गाली दी गई कि उन्हें मजबूरन अपना यह थियरी वापस लेना पड़ा। लेकिन उससे पहले उन्हें चर्च के जो फादर लोग थे, जो पादरी बोलते हैं जिसे आप लोग, फादर लोग क्या करते थे, उन्होंने चैलेंज दिया कि अगर तुम ये बात प्रूफ कर दो तुम मान जाएंगे। इस बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक मेटल की सीट की पतंग बनाई और लेकर के एक तूफानी रात का इंतज़ार किया और लेकर चर्च के ऊपर चढ़ गए। मेटल सीट की पतंग चर्च के ऊपर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, वायर मेटल का, और उस टाइम पे पियानो बहुत बजाया जाता था, और पियानो चलता था माइकल फेराडे की बैटरी से। तो उन्होंने बैटरी हटा करके डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया पियानो से, उसी वायर का जिससे वो पतंग उड़ाने वाले थे। उसका एक टर्मिनल पतंग में है और दूसरा टर्मिनल पियानो में, और पतंग बहुत ऊपर उड़ाई, बहुत ऊपर। काफ़ी ऊपर उड़ने के बाद अचानक से लाइटनिंग हुई
थंडरिंग हुई और थोड़ी देर के लिए पियानो मस्त बूम करके बज गया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा क्या लगता है, थॉर इस वायर के थ्रू आया, पियानो बजाया और वापस चला गया? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। और अगर थॉर ने ये काम नहीं किया तो किसने किया? कोई ना कोई ताकत तो है ना जिसने ये काम किया है। उन्होंने बोला ये है चार्ज। वहाँ से चार्ज का एक कनेक्शन शुरू हुआ कि चार्ज नाम की भी कोई चीज़ होती है। हालांकि इतने सब कुछ होने के बावजूद भी फादर लोग उनकी बात को नहीं माने। क्यों नहीं माने? उसका एग्जाम्पल, 220 वोल्ट का करंट इस सब में फ्लो हो रहा है। अगर आपसे बोल दिया जाए उंगली डाल दो इसमें, क्या होगा? तो जो उठोगे, उठ जाओगे, है ना? कोई ट्राई मत करना। इसके लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, आपके पैरों में जूते या चप्पल नहीं होना चाहिए, तभी जाके मरोगे। सोचो 220 वोल्ट का करंट इतना खतरनाक हो सकता है कि हमें ऊपर पहुंचा सकता है। इतना खतरनाक लाइटनिंग और थंडरिंग है जो किसी घर पे गिरे तो घर का सत्यानाश कर दे, घर तोड़ दे। उस लाइटनिंग और थंडरिंग को मस्त बेंजामिन फ्रैंकलिन पतंग उड़ा रहे हैं और वही लाइट आई उस वायर के थ्रू, वो पतंग को पकड़े हुए हैं और बजा करके पियानो वापस भी चली गई और तब तक उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। इज इट पॉसिबल? ये एक एक्सक्यूज दे करके इनकी इस थियरी को बंद कर दिया गया कि भैया तुमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों पर, और सुगंध आ नहीं सकता कागज़ के फूलों पर। ये सच्चाई ज़्यादा दिनों तक नहीं छुपी। फिर आए एक और साइंटिस्ट जिन्होंने ये बात प्रूफ कर दी कि गैसेस में एक जगह से लेकर के दूसरी जगह तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, जिनका नाम था विलियम क्रूक। विलियम क्रूक ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मैं इस चीज़ को लैब में बना के दिखाऊंगा। सोचो, लाइटनिंग और थंडरिंग बहुत बड़ी बात है। फादर ने वापस से, जब कुछ सालों के बाद फादर ने वापस ये मुद्दा लोगों के सामने रखा तो विलियम क्रूक ऊपर उठे और उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को अपने लैब में बना के दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि फादर लोगों का एक कंडीशन था, क्योंकि आप साइंटिस्ट लोगों का क्या काम है, वो किसी भी चीज़ को तभी मानते हैं जब तक उसको लैब में नहीं कर लेते हैं। तो अगर आप लैब में लाइटनिंग और थंडरिंग बना दो, क्रिएट कर दो अपने मन से, जब चाहो लाइटनिंग करा दो, जब चाहो थंडरिंग करा दो, तो मैं मान जाऊंगा ये एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है, ये कोई गॉड नहीं करा रहा है, कोई थॉर आकर के नहीं कर रहा है। ऐसा इस बात को एक्सेप्ट कर लिया विलियम क्रूक ने। देखो, चीज़ें एक्सेप्ट कर लेना आसान होता है, डायलॉग बाजी तो बहुत आसान होती है। मैं करके दिखाऊंगा, जैसे मैं IIT JEE क्रैक कर दूंगा, मैं नीट क्रैक कर दूंगा, ये बहुत ही आसान होता है बोल देना। लेकिन ये 2 साल का जो सफ़र है ना बेटा, ये 2 साल का सफ़र, ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है। डायलॉग बाजी बहुत आसान होती है कि मैं नीट क्रैक कर लूँगा, JEE क्रैक कर लूँगा, लेकिन ये 2 साल का जो 11th और 12th का जो सफ़र है, जिसने इस सफ़र में रास्ता छोड़ा नहीं, वो उसी रास्ते पे चलता रहा, आखिरी दम पर वही होगा जो 12th पास करते ही JEE और नीट क्रैक कर लेगा। लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। मज़ा मंजिल में नहीं है, रास्तों में है। जिस दिन सिलेक्शन होगा 1 ही 2 दिन की खुशी होगी, लेकिन पूरे ज़िंदगी भर याद रहेगा कि 2 साल आपने कैसे मेहनत किया था, वो कभी भूलेगा नहीं। उन 2 सालों में कई बार आपने रोया था, कई बार आप डिप्रेस हुए थे, कई बार आपका मन कर रहा था छोड़ो आता हमसे नहीं हो पाएगा। कई बार जब स्कूल के टीचर आपको प्रेशर कर रहे थे कि नोट्स कंप्लीट करो, तो आपका एकेडमी का पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। कई बार ऐसा होगा जिस दिन आप थक हार करके बैठ जाओगे। सिलेक्शन के बाद वही सारी चीज़ें याद आएंगी कि अगर उस दिन हम बाहर बैठ गए होते तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। सिलेक्शन उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता जितना ज़्यादा मायने रखता ये 2 साल का सफ़र। विलियम क्रूक ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने डायलॉग बाजी तो बोल दी कि हम करके दिखाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं था। इस चैप्टर की शुरुआत विलियम क्रूक के एक्सपेरिमेंट से शुरू होती है। हेडिंग डालेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज।
विलियम क्रूक नाम का जो साइंटिस्ट, जिसने ये चैलेंज किया था कि मैं लाइटनिंग और थंडरिंग को लैब में ला के दिखाऊँगा, घर आया बहुत जोश के साथ और उसने सोचा कि ये काम करना है। पहला सवाल इस पूरे स्टोरी का आप लोगों के सामने, लाइटनिंग और थंडरिंग जहाँ कहीं पर भी होती है, जहाँ से शुरुआत होता है इसका, उसका एल्टीट्यूड ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लाइटनिंग और थंडरिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? बादलों से, और बादल तो हमारे पहाड़ों से भी ऊपर है, तो उनका एल्टीट्यूड तो बहुत ज़्यादा होगा। और अर्थ से जितने हाई एल्टीट्यूड पे आप जाते हो, क्या प्रेशर कम होता जाता है या बढ़ता जाता है? प्रेशर कम होता चला जाता है, गैसेस हल्की होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर कम होता जाता है। तो ज़रा सोचो, सबसे ऊपर जहाँ लाइटनिंग और थंडरिंग हो रही होगी, वहाँ पे कौन सा गैस पाया जाएगा? पूरी दुनिया का सबसे हल्की गैस पाई जाएगी। कौन है सबसे हल्की गैस? हीलियम एंड हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर हल्की गैस कौन से आती है? हीलियम। यानी कि जिस जगह से लाइटनिंग की शुरुआत हो रही होगी या थंडरिंग की शुरुआत हो रही होगी, उस जगह पे सिर्फ दो गैसेस पाए जाने के चांसेस है। कौन कौन सा? हीलियम और हाइड्रोजन। हाँ या ना? हाइड्रोजन के साथ कोई खेल नहीं खेला जा सकता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बड़ा ही कमीना एलिमेंट है, इतना ज़्यादा खतरनाक है कि उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। यही रीज़न है कि सूर्य भगवान उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तभी दो हाइड्रोजन आपस में आकर के कोलाइड होता है और उसके न्यूक्लियस से जो एनर्जी निकलती है, जिसको आप लोग सनलाइट के नाम से जानते हो। सूर्य की ग्रेविटी उन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आती है और उन दोनों को कोलाइड करा देती है। हाइड्रोजन गैस इतना खतरनाक है, इतना ज़्यादा खतरनाक है कि थोड़ी सी स्पार्किंग मिली ना तो उड़ा देगा सारी चीज़ों को। तो जिस एक्सपेरिमेंट को हम करने वाले हैं, उस एक्सपेरिमेंट में अगर हमने हाइड्रोजन गैस भर दिया तो क्या ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो पाएगा? थोड़ी सी चूक, पहली बार हो रहा ना तो गलती होना लाजमी है, और अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो पूरा का पूरा लैब ध्वस्त हो जाएगा। बताओ, क्या हाइड्रोजन गैस ले सकते हैं? तब हमारे पास ऑप्शन क्या है? हीलियम गैस लेना। यानी कि हमें ये बात पता चल गया कि एक्सपेरिमेंट करते समय में गैस कौन सी लेंगे? हीलियम। दूसरी बात, आपको लाइटनिंग और थंडरिंग चाहिए, तो जिस जगह पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस जगह में एक्सपेरिमेंट के दौरान लाइटनिंग और थंडरिंग जब क्रिएट होगा तो हमारी आंखों से वो दिखना चाहिए। तो यानी कि जो कंटेनर होगा वो कंटेनर कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो क्या हम लोहे की ले सकते हैं? क्या हम जस्ते की ले सकते हैं? क्या किसी मेटल का यूज कर सकते हैं? नहीं। तो बताओ किसका यूज करें? ग्लास का। क्या ग्लास में इतनी ताकत है कि वो लाइटनिंग और थंडरिंग को रोक पाएगी? एक दूसरा टास्क, ग्लास के अंदर ये ताकत होनी चाहिए। हाँ, ग्लास के अंदर वो ताकत है, बस उसकी थिकनेस बढ़ा दिया जाए। दुनिया के सबसे हार्ड सब्सटेंस डायमंड को काटने के लिए या तो डायमंड या तो ग्लास की ज़रूरत पड़ती है। जो दुनिया के सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस को काट सकता है, वो दुनिया के सबसे खतरनाक सब्सटेंस को रोक भी तो सकता है। दुनिया का सबसे खतरनाक सब्सटेंस, जिसे आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे के नाम से जानते हो, उस चीज़ को रखने के लिए ही ग्लास का ट्यूब रखा जाता है, किसी और चीज़ में उसे नहीं रखा जा सकता। तो ग्लास जितना हल्का होता है ना बेटा, यही कांच है जो हल्का सी ठोकर लगने पे टूट सकता है, और यही कांच है जो अच्छे को तोड़ भी सकता है। सेम कांच, बशर्ते कांच की थिकनेस कितनी है ये पता होनी चाहिए। यूनिटी में इतनी ज़बरदस्त ताकत होती है। सोचो ज़रा, ये चौक है, इस चौक को मैं तोड़ दूँ आसानी से टूट जाएगा, थोड़ा सा और तोड़ूँ आसानी से टूट जाएगा, थोड़ा सा और तोड़ूँ आसानी से नहीं टूटा, टाइम लगा। थोड़ा सा और है, इसको तोड़ना हो तो क्या मुझे उतना ही प्रेशर लगाना होगा या उससे ज़्यादा? बहुत ज़्यादा लगाना होगा। डिपेंड करता है ना कि यूनिटी है या नहीं है। जब कांच की थिकनेस बहुत ही कम होती है तो उसको एक पत्थर मार के तोड़ा जा सकता है। वही कांच की थिकनेस अगर बहुत ज़्यादा कर दी जाए तो पत्थर क्या, दुनिया की कोई भी बुलेट भी
उसे तोड़ नहीं सकती, इसलिए बुलेट प्रूफ ग्लास बनाया जाता है ना। बुलेट कार के अंदर बुलेट प्रूफ ग्लास होता है। आप सबको पता है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, उसका जो विंडो है ना वो भी कांच का है, तभी तो दिखता है बाहर की सारी चीज़ें। तो कांच में ताकत तो है। तो दूसरा जो हमारा टास्क था, ये क्या टास्क था बेटा, कि हमें एक्सपेरिमेंट करते समय मटेरियल कौन सा यूज करना होगा, कांच। तो उन्होंने क्या किया, एक 1 मीटर लंबी और लगभग 10 सेंटीमीटर थिकनेस वाली एक ट्यूब बनाया, और उस ट्यूब में उन्होंने 2 टर्मिनल रखे, जिस तरीके से माइकल फैराडे ने अपनी बैटरी में रखा था, और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसका बैटरी का ये जो छोटा वाला पोर्शन है बेटा, इस नेगेटिव और इसको बोला पॉजिटिव। नेगेटिव को, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा टर्मिनल कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव, और ये पूरा का पूरा टर्मिनल कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को बोला गया एनोड और इसको बोला गया कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोला गया, कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोला गया, एनोड। उन्होंने बीच में एक स्विच लगाया, एक स्विच, और साथ ही साथ एक वैक्यूम पंप लगाया। अब सोचो जरा, वैक्यूम पंप क्यों लगाया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो 1 atm है, वहाँ पे प्रेशर तो बहुत कम होगा, इसलिए प्रेशर को कम करने के लिए वैक्यूम पंप लगाया गया। अब इसके अंदर गैस कौन सी भरी गई, हीलियम, इसलिए भरी गई ताकि कांच टूटे ना। सब कुछ सेट था, थियरी जो कहती है वो बिल्कुल सेट है। हाई एल्टीट्यूड पे हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर कम होना चाहिए, मैंने प्रेशर को कम कर दिया या नहीं। टर्मिनल टर्मिनल दोनों, एक कैथोड और एक एनोड का होना चाहिए। माइकल फैराडे जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था, हमने लगा दिया। अब उन्होंने जो बैटरी का वोल्टेज रखा वो रखा 1000 वोल्ट। सारी चीज़ें सेट थी। 1000 वोल्ट की बैटरी लग चुकी थी, कैथोड लग चुका था, एनोड लग चुका था, अंदर ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी जा चुकी थी, और मैंने वैक्यूम पंप गलत जगह लगा दिया। वैक्यूम पंप मैंने यहाँ पे लगा दिया है। सारी चीज़ें सेट है, बस किस बात की देरी है, स्विच को ऑन करने की। सब कुछ सेट था, सभी लोग देख रहे थे, बस जितने भी लोग थे इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि अभी विलियम क्रुक स्विच को ऑन करेंगे और मुझे लाइटनिंग देखने का मौका मिलेगा। एक्साइटमेंट ज़बरदस्त था, और उसी टाइम पे विलियम क्रुक ने स्विच को ऑन किया। कुछ नहीं हुआ। लोगों ने पूछा क्या हुआ, कुछ भी नहीं, ना तो लाइटनिंग दिखी ना ही थंडरिंग, कुछ हुआ ही नहीं। आप यकीन नहीं मानोगे, इस इतने सेटअप को करने के लिए 2 साल लगे थे, ये सोचने में कर रहे हैं क्या। और जब फाइनल पोर्शन आया तो फुस, एक्सपेरिमेंट फेल। विलियम क्रुक बहुत निराश हुए। फिर उन्हें लगा कि डायलॉग बाजी तो आसान होता है, लेकिन इतना आसान नहीं। वापस घर गए थके आ रहे, दोबारा से ट्राई किया, नहीं हुआ, तीसरी बार ट्राई किया, नहीं हुआ, चौथी बार ट्राई किया, नहीं हुआ, 5वीं बार ट्राई किया, नहीं हुआ। उन्होंने वोल्टेज को फिर उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं वोल्टेज कम है, तो उन्होंने वोल्टेज को बढ़ा के 2000 कर दिया, नहीं हुआ, 3000 किया, कुछ नहीं हुआ, 4000 किया, कुछ नहीं हुआ, 5000 किया, कुछ नहीं हुआ, 6000 किया, कुछ नहीं हुआ, 7000 किया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे उन्होंने बैटरी के टर्मिनल को बढ़ा करके इसको 9000 किया, कसम से कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। बेचारे विलियम क्रुक निराश हताश होके वापस चले गए, घर गए। और लोगों का कहना है ना कि हर किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। गलत नहीं बोला है, बिल्कुल सही बोला है। हर किसी अनसक्सेस के पीछे भी
औरत का ही हाथ होता है। और देख लो इंडिया में कितने सक्सेसफुल लोग, तो इससे पता चलेगा कितने लोगों के पीछे औरतों का हाथ है। 9000 वोल्ट पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वो वापस घर पे गए थे, डिनर टेबल पे बैठे, थके हारे, निराश, खाने का मन नहीं था, उनकी वाइफ ने उनसे पूछा कि विलियम क्या हुआ। उन्होंने जब रो करके अपनी सारी बातें बताई कि मैंने ये प्रॉमिस किया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात को मैं प्रूव करूँगा, लेकिन हो नहीं पाया। पता है उन्होंने क्या बोला? रख विश्वास तो ऐसे के पास, डायलॉग बहुत ये तो उन्होंने कहा गॉड के ऊपर विश्वास रख। सोचो जरा, गॉड को गलत प्रूफ करने के लिए ही गॉड के ऊपर विश्वास करना, ये गॉड को गलत प्रूफ करना ही तो है कि गॉड ये काम नहीं करा रहा है, और उसके लिए विश्वास किसके ऊपर? गॉड के ऊपर, कि हे भगवान मेरी मदद करके मैं तुझे गलत प्रूफ कर सकूं। इससे एक सीख तो मिलती है कि जब भी कभी कोई चीज़ शिद्दत से आप चाहते हो ना, तो चाहे भगवान के खिलाफ ही क्यों ना हो, भगवान उसमें आपकी मदद ज़रूर करता है। अचानक से वो थके हारे वापस लैब में गए। मैंने बोला था ना बहुत बारिश होती थी, बहुत ज़्यादा थंडरिंग होती थी। उन्होंने ये सारा सेटअप लैब के ऊपर कर रखा था। अचानक से बारिश हुई। आपको पता है कि खुले में इतना सारा सेटअप करना कितनी बड़ी बात हो सकती है। लैब के अंदर नहीं, क्योंकि थोड़ा सा स्पार्किंग गलत हुआ तो काम ख़त्म, इसलिए उन्होंने लैब के ऊपर कर रखा था। और जैसे लाइट उन्होंने कोशिश की इसको सही करने की, पहले तो वो हार गए थे। उन्होंने कहा हमसे ना हो पाएगा। उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला कि एक काम कर, तो सब कुछ हटा दे। असिस्टेंट ने कहा ठीक है सर मैं हटा दूंगा, मुझे बस लंच करके आता हूँ, सारी चीज़ हटा दूंगा वापस, मतलब सब पैक करना था बस। वो लंच करने गए और अचानक से बिन बादल बरसात शुरू हुई। बारिश भयंकर होने लगी और अचानक से एक बिजली का छोटा सा पोर्शन आया और वहीं पे गिरा जहाँ पे इनकी बैटरी लगी हुई थी। ज़रा सोचो, अभी तो आप बोल रहे थे कि सर आपने बोला था कि भगवान उनकी मदद करने वाला है, यहाँ तो भगवान बिजली गिरा रहा उन पर। जैसे बिजली उस बैटरी के ऊपर गिरी, बैटरी का जो ये जो वोल्टेज है वो बढ़ करके 10,000 पहुँच गया और अचानक से पूरा का पूरा ट्यूब जो है, पूरा का पूरा ट्यूब लाइट से भर गया। गजब की आवाज़, एकदम थंडरिंग वाली। पूरा का पूरा कमरा एकदम लाइट से भर गया, पूरा का पूरा ट्यूब लाइट से भर गया। और सेम वही आवाज़ जो लाइटनिंग में होती है और जो थंडरिंग में होती है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट। विलियम क्रूक खुश हो गए, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक रही नहीं। कुछ सेकंड के बाद ये अपने आप ख़त्म हो गया, क्योंकि बैटरी जल चुकी थी। किसकी वजह से? लाइटनिंग की वजह से। लेकिन एक चीज़ उन्होंने प्रूव कर दी थी कि बेटा हिम्मत मत हार, 1000 और बढ़ा। गॉड ने कहा हिम्मत मत हार, 1000 और बढ़ा दे, काम हो जाएगा। उन्होंने पूरा सेटअप फिर से किया और अगली बार 10,000 वोल्ट पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। और जैसे ही एक्सपेरिमेंट 10,000 वोल्ट पे हुआ, उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा ट्यूब इस तरीके से लाइट से भरा हुआ नज़र आ रहा था। लाइटनिंग और थंडरिंग अब उनके लैब में थी। जिस चीज़ को भगवान का करिश्मा माना जाता था, विलियम क्रूक ने अपने लैब में करके दिखा दिया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम थी। तुम्हें क्या लगता है फादर लोग इतने आसानी से मान जाएंगे? उनका तो बिजनेस ठप हो जाता। वो आए, उन्होंने कहा अगर आप ये बता दो कि है क्या चीज़ तो मैं मानूं। अब आपको ये बताना होगा कि लाइट जल रही है तो क्या सच में लाइट है या नहीं है। आपको प्रूव करना होगा ये लाइट ही है। कहाँ से निकल रही है? इस तरफ से निकल रही है, इस तरफ से निकल रही है, लैब में ये पूरा का पूरा ट्यूब में जनरेट हो रही है। क्या है ये? आप मुझे इसके बारे में पूरा डिटेल में बताओ। विलियम क्रूक ये नहीं कर पाए, वो हार गए। आप यकीन नहीं करेंगे, इनके इस एक्सपेरिमेंट को पता है क्या किया गया? हर घर में हर लोग बनाना शुरू कर दिए और इससे एक थेरेपी देने जाने लगी। जो लोग थंडरिंग से डरते थे वो आएंगे, थोड़ी देर के लिए बैठ के देखेंगे। 2 साल की मेहनत बेचारे की, दिन रात एक करके उसने 2 साल मेहनत करके एक ट्यूब बनाया जिसमें लाइटनिंग और थंडरिंग हो रही है। और उसका यूज किस लिए कर रहे हैं? इंटरटेनमेंट के पर्पज से। सोचो कितना तकलीफ हुई होगी उस बेचारे को।
आप सोच भी नहीं सकते कितनी तकलीफ हुई, लेकिन वो ये बता नहीं पाए। टाइम आगे बढ़ा, फादर लोग फिर से ज़ोर ज़ोर से, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, वो साइंटिस्ट बता ही नहीं पाया होगा, तो गॉड का करिश्मा है वो जो ट्यूब में हो रहा है। अभी भी गॉड का करिश्मा ट्यूब में है। फिर एक और बंदा था सामने, एक काऊ बॉय, जिसको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, वो सामने खड़ा हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात को तीनों ने प्रूव कर दिया कि चार्ज नाम की कोई चीज़ है, लाइटनिंग एक चार्ज वाला प्रोसेस है, एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है, लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया। फिर जो तीसरा बंदा आया, उसने ऐसी कारनामे किए कि मजबूरन मानना पड़ा। उन्होंने शर्त रखी कि अगर मैं ये बात बता दूं और मैं अपने लैब में सारी चीज़ें लाके कैद कर दूं, लाइटनिंग को थंडरिंग को लाके कैद कर दूं, और ये भी बता दूं ये है क्या चीज़, तो कौन करता है? गॉड। लाइटनिंग और थंडरिंग कौन कराता है? गॉड। तो अगर आप मुझे गॉड की उपाधि दे दो तो मैं ये सब अपने लैब में लाके कर दूँगा। है ना मज़ेदार बात? अब फादर लोग फंस गए कि गॉड की उपाधि सच में दिया जाए या ना दिया जाए। मीटिंग हुई, सारे जितने भी फादर थे, और फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि हाँ, इनको करने दो। उन्होंने कहा अगर आपने ये काम कर दिया तो आपको गॉड की उपाधि दी जाएगी। उनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, और बाद में पता चलेगा कि कुछ और नहीं बल्कि कैथोड रे है। और इसको डिस्कवर किसने किया है? विलियम क्रुक ने। और इस ट्यूब का नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, जिसे आप CRT के नाम से जानते हो। इसी सेम एक्सपेरिमेंट को वापस से जे थॉमसन ने अपने लैब में किया, और इस कैथोड रे से एक नई चीज़ निकली जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो निकला वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। हेडिंग डालेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको बना लिया सबने, आप इसे बना लीजिए। ये कैथोड रे है, ये जो रेज हैं वो कैथोड रेज हैं। हालांकि इसके बारे में अभी पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको कैथोड रेज बोलेंगे, आगे चल के पता चलेगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखना बेटा, क्या बोला मैंने अभी? मैंने बोला कि विलियम क्रुक ने एक ऐसी ट्यूब बनाई जिस ट्यूब में लाइटनिंग और थंडरिंग को आसानी से देखा जा सकता है। जे थॉमसन ने उसी ट्यूब का यूज किया। कैसे किया देखो। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये बात, ध्यान से सुनना पहले और मेरी बात को बताना। सोचो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सामने से इन्होंने टॉर्च मारी, तो मेरी इमेज बनेगी कहीं पे? कहाँ बनेगी? पीछे के साइड। और बगल से किसी ने टॉर्च मारी तो आगे के साइड। पीछे से किसी ने टॉर्च मारी तो आगे के साइड। इससे ये बात तो पता चल गई कि लाइट जिधर से आ रही है, इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन बने। हाँ या ना? क्लियर है? ये लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी को बताता है कि लाइट हमेशा कौन से डायरेक्शन में चलती है? स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। इसीलिए सोचो अगर लाइट सामने से आ रही है और उससे देखा अरे मुकेश सर खड़े हो, बगल से निकल जाए करके निकल जाए ऐसे, तो क्या मेरी इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। लेकिन अगर वो इमेज बन रही, इसका एक ही रीज़न, तो लाइट आ रही है और यहीं पे आके टकरा करके रुक जा रही है, इसके आगे क्रॉस करके नहीं जा रही है, इसीलिए पीछे हमारी इमेज नहीं बन रही। अगर लाइट क्रॉस कर जाए किसी चीज़ को, समझ लो वो चीज़ डिसअपियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट आप बोलोगे उसे, वो दिखेगा ही नहीं। यानी कि आपके पास ऐसी कोई डिवाइस हो जिससे लाइट क्रॉस कर जाए आपकी बॉडी से, तो समझ लो कि आप दिखाई नहीं दोगे। क्या किसी ने हैरी पॉटर देखी? हैरी पॉटर में एक चोला होता है, उसको पहनते ही वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। उस चोले में पता है क्या होता था? उसमें कुछ और नहीं होता, उसमें बस कैमरे लगे होते हैं बहुत सारे, जो पीछे की इमेज को उठाता है और ट्रांसपेरेंट करके आगे की तरफ भेज देता है। हाँ, अब पीछे की इमेज अगर कोई कॉपी करे और आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर दे तो आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आने लगेगा, वो चीज़ दिखेगी नहीं, गायब हुई नज़र आएगी।
जब मैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ तो पहले कुछ बातों को आपको समझ लेना। ये सबसे पहले आपको ये पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, और अगर जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसकी भी इमेज बनाती है, हाँ या ना। इस लाइट के इसी नेचर का फ़ायदा जे थॉमसन ने उठाया। उन्होंने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में ट्यूब के अंदर बेटा, पहले तो उन्होंने जो भी प्लेट है, जो भी कैथोड और एनोड प्लेट है, उसको एक प्लेट स्फेरिकल इस तरीके से दिखाया और बीच में उन्होंने एक क्रॉस रखा। सेम वही चीज़, कितने 10,000 की बोल्ट बैटरी लगा दिया, एक स्विच लगाया, वैक्यूम पंप लगाया। अब उन्होंने देखा कि ये जो क्रॉस उन्होंने रखा है उस क्रॉस की अपनी एक इमेज बन रही है इस तरफ। ये क्या है? एनोड। और ये क्या है बेटा? आप मुझे बताएंगे अगर इमेज एनोड पे बनी तो टॉर्च किसने मारी? कैथोड ने। यानी कि लाइट किधर से आ रही है? कैथोड से। तो लाइट आ रही है कैथोड से, ये बात हमें पता चल गई। कैथोड कैसा चार्ज है? सॉरी उल्टा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। कैथोड कैसा चार्ज है बेटा? नेगेटिव। और इस रेज को नाम दिया आपने कैथोड, और इस ट्यूब का नाम दिया कैथोड रे। आपको पता है पहले के ज़माने में जो टेलीविज़न हुआ करते थे कैसे होते थे? ऐसे आगे डिस्प्ले होता था, पीछे से बड़ी सी एकदम वो निकली होती थी पूंछ उसकी, है ना? बहुत बड़ा सा मोटा सा टीवी हुआ करता था, देखा? स्कूल में भी? हाँ। तो उसमें बीच में CRT यूज किया जाता था, कैथोड रे ट्यूब। इसे पिक्चर ट्यूब के नाम से आज आप जानते हैं। यही एक अकेला ट्यूब है जो चाहे स्विच कनेक्टेड हो चाहे ना हो, 24 घंटे इसके अंदर लाइट होती थी। और यही डिस्प्ले ट्यूब टूट जाए, ये पिक्चर ट्यूब टूट जाए तो लाइनिंग आपको दिखाई नज़र आती थी। पिक्चर जो क्लियर होता था उसमें लाइनिंग दिखती थी। हाँ, वैसे लाइन नहीं आती थी वो, ये पिक्चर के इस ट्यूब के ख़राब होने की वजह से आती थी। इसी ट्यूब को जिस लोगों के सामने कंप्यूटर और टेलीविज़न इस टाइप की चीज़ें रखी, वो कुछ और नहीं, विलियम क्रुक का बनाया हुआ CRT यानी कैथोड रे ट्यूब ही हुआ करता था। अब सोचो पहले से ये बात। अच्छा, इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से आपको क्या लगता है कि इस कैथोड रे में एक लाइट आ रही है जो कहाँ से निकल रही है बेटा? कैथोड से। और किसकी तरफ आ रही है? एनोड की तरफ। ये पहला एक्सपेरिमेंट था, अभी मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये बात क्लियर करने के लिए कि यह सच में ये लाइट है, एक और एक्सपेरिमेंट किया। कैसे? अगर मैं आपके चेहरे पे टॉर्च जला दूं, ध्यान सुनना, अगर मैं आपके चेहरे पे टॉर्च जला दूं, क्या आपको चोट लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं यही मारकर खींच के मारूं, मार के देखूं क्या? किसको मारूं? सबसे आगे मार के देखूं, इसको मारूं? चश्मा लगा है उसके पास, रोक लेंगे भी अपने चश्मे से रोकी यूँ ऐसे। अच्छा, जब मैंने टॉर्च मारा तो चोट नहीं लगी, और जैसे मैंने ये चौक मारा खींच के चोट लगी। मार के देखूं? नहीं, मज़ा तो तभी आएगा ना जब फील होगा। ये हम आंख मूंद के मारता हूँ, किसी को लग जाए। क्यों ऐसा हुआ? इस चौक में ऐसा क्या था कि जो चोट लग रहा है? सॉलिड है, मास है, और लाइट में मास नहीं है। और जिसमें मास होता है और उसको जब वेलोसिटी दे दो तो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम पर यूनिट एरिया या मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स कहलाता है। और फोर्स जब फील होता है तो ही पता चलता है चोट लगी या नहीं। लाइट में क्या मास होता है तो क्या वो मोमेंटम क्रिएट करेगा? नहीं, नहीं करेगा। लेकिन इस चौक में मास है तो क्या ये मोमेंटम क्रिएट करेगा? तो अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट और करूं, मैं फिर से यही सेम चीज़ लगा रहा हूं, सेम ट्यूब बना रहा हूं, कोई अंतर नहीं, बस मैं एक यहाँ पे पडल व्हील रख दूं बेटा,
एक पटल व्हील रख दूं। अब अगर मैंने यहाँ पे पटल व्हील रखा है और ये आपका कैथोड है, और यहाँ पे मैंने पटल व्हील मतलब जो रोटेट हो सके, फ्री है रोटेट करने के लिए। अब सोचो ज़रा, अगर यहाँ से कैथोड रे निकल रही है तो कैथोड रे इससे टकराएगी, और अगर ये पटल व्हील आगे की तरफ मूव कर जाएगी तो मैं समझ जाऊंगा कि ये लाइट तो नहीं है, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि लाइट इस पर फोर्स लगा ही नहीं पाएगी। मान लीजिए आप वो जो चरखी होती है ना, मेले में मिलती है 2 रुपए की, उसको आप अंधेरे कमरे में लेके खड़े हो जाओ और कोई किसी को बोलो टॉर्च मारो, टॉर्च, वो आपके उस चरखी के ऊपर टॉर्च मारेगा, क्या चरखी घूमने लगेगी? नहीं घूमेगी ना। लेकिन किसी से बोलो हवा चला दो तो घूमने लगेगी। एयर में क्या है? पार्टिकल, मास है, जिसकी वजह से घूम रहा है। टॉर्च में यानी लाइट में मास नहीं है, वो घूमेगा नहीं। सोचो अगर ये सच में लाइट होती, जो कि पहले एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है, तो क्या ये घूमेगी? लेकिन अगर घूम गई तो समझ लेंगे कि लाइट नहीं है। हुआ ये कि वो घूम गई, और जैसे ये घूम गई तो पहला एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया। अब पहला एक्सपेरिमेंट अगर फेल हो गया तो हमें ये बात पता चल गया कि भैया कैथोड रे लाइट नहीं है, बल्कि क्या है? पार्टिकल है। सवाल ये है कि अगर ये पार्टिकल और ये लाइट नहीं है तो पहला वाला एक्सपेरिमेंट कैसे सक्सेस हुआ? आप बताओ। अगर सच में ये लाइट नहीं है तो पहला वाला एक्सपेरिमेंट में इमेज कैसे बनी? हाँ, जो पार्टिकल आ रहे थे वो इतनी तेज़ी से थे कि उनका स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा था, और जो क्रॉस रखा होगा उससे टकराए और वहीं पे रुक गए, और बाकी सब क्या हो गए? पास हो गए। इस वजह से शायद ये दिखा रहा होगा। इस सेकंड एक्सपेरिमेंट से एक बात आपको पता चल गई कि ये लाइट नहीं बल्कि क्या है? पार्टिकल है। अब सोचो अगर वो पार्टिकल है तो कोई ना कोई चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो नेगेटिव चार्ज होगा, या तो न्यूट्रल होगा। इस बात को पता लगाने के लिए सोचो ज़रा, ये पार्टिकल है, इसके अंदर एक चार्ज है, मुझे नहीं पता ये कौन सा चार्ज है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से सुनना, मुझे ये पता है ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे नेगेटिव चार्ज है, और मैं इस पार्टिकल को ऐसे मूव कराऊं, ऐसे मूव कराऊं, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये सीधे चला जाए, या तो वो ऐसे इसकी तरफ आ जाए, या तो ये इससे दूर जाए। 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर ये सीधा चला गया तो इसका मतलब न्यूट्रल है, लेकिन अगर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर इससे दूर चला गया तो इसका मतलब नेगेटिव है, क्योंकि रिपेल हो रहा होगा नेगेटिव। हाँ या ना? यानी कि अगर हमें किसी का चार्ज पता करना है तो मुझे एक चार्ज और चाहिए होगा, ये बात पता करने के लिए कि इस पर चार्ज है या नहीं है। एक तीसरा एक्सपेरिमेंट फिर से किया गया, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेरिमेंट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया, जिसमें ऊपर की तरफ नेगेटिव और नीचे की तरफ पॉजिटिव प्लेट लगाए गए। आप बताना जरा बेटा, इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकला वो ये था, सारी लाइट किसकी तरफ मूव कर रही है? गलत बोल दिया? हाँ, गलत बोल दिया। सारी लाइट पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है। इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकला वो क्या होगा कि सारी लाइट किसकी तरफ मूव कर रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। ये जो पार्टिकल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये 3 एक्सपेरिमेंट। अब चौथा एक्सपेरिमेंट कंफर्म करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेरिमेंट किया गया, जिससे ये बात कंफर्म हो गया कि इसके ऊपर सच में नेगेटिव चार्ज है। ये एक्सपेरिमेंट था जिससे पता चल गया कि वो जो विलियम क्रूक ने जो लाइट बनाई थी वो लाइट क्या है, इससे पता चल गया। क्या है वो लाइट? वो लाइट नहीं है बल्कि क्या है? एक पार्टिकल है। जो पार्टिकल कहाँ से निकल रहा है? नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड से निकल रहा है, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, और उसके पास खुद का अपना मास होगा और खुद की अपनी वेलोसिटी होगी, जिसकी वजह से वो पटल व्हील को रोटेट कर दे रहा है। इस तरीके से एक नए पार्टिकल की डिस्कवरी हुई जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। आप ये सब बनाएंगे, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको लिखाता हूँ कुछ पॉइंट। से पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज लिख लीजिए, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, और इसमें पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए।
प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी बताओ कैथोड रेज की क्या है? लिखेंगे सबसे पहले अ लाइट बीम कम्स फ्रॉम कैथोड, a light beam comes from cathode known as cathode ray. Next point. Cathode rays have particle nature. Next point है cathode rays have particle nature. Next point. Cathode rays are negatively charged particle. Next point. Cathode rays have definite mass, velocity and momentum. Cathode rays have definite mass, velocity and momentum. Definite mass, velocity and momentum. कैथोड रेज के पास डेफिनिट मास है, वेलोसिटी है और मोमेंटम है। कैथोड रेज हैव डेफिनिट मास, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। नेक्स्ट पॉइंट, एक नोट पॉइंट यहीं पर सबसे आखिरी में एक नोट पॉइंट लिख लेंगे। A negative charge particle having some mass, a negative charge particle having some mass, velocity and momentum. Negative charge particle having some mass, velocity and momentum known as electron. known as electron. एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसकी अपने खुद की कोई वेलोसिटी है, खुद चार्ज है, मोमेंटम है, हम उसको क्या नाम दे रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन नाम दे रहे हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? कहाँ से आया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कैथोड रेज की डिस्कवरी किसने की थी तो क्या नाम आएगा? विलियम क्रुक ने की थी। कैथोड रेज की डिस्कवरी किसने की थी? विलियम क्रुक ने। बट कैथोड रेज की प्रॉपर्टी किसने बताई? जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने। इस तरीके से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। ज़रा एक बार कोई मुझे पढ़ के बताएगा लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखवा है? नोट पॉइंट। ठीक है। अब आप सबको पता है कि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसका चार्ज कितना है ये भी पता होना ज़रूरी है ना? और उसका मास कितना है ये भी पता होना ज़रूरी है। सही बताऊं तो जे थॉमसन पूरे साल डिस्कवरी करते रहे लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि आखिर इसका चार्ज कितना है, मास कितना है और मोमेंटम कितना है। इसके बाद हाँ, लेकिन जे थॉमसन ने एक चीज़ बता दी और वो है स्पेसिफिक चार्ज। किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज जिसे चार्ज बाई मास रेशियो के नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट नहीं बल्कि हेडिंग ही लिख लीजिए। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसी को ब्रैकेट में लिख देना स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को क्या बोलेंगे बेटा?
स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज टू मास रेशियो का मतलब Q/m। जे थॉमसन से जब पूछा गया भैया एक बात बताऊं, अभी अभी आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉनों के पास अपना खुद का मास होता है, इलेक्ट्रॉनों के पास खुद की एनर्जी वो वेलोसिटी होती है और खुद की मोमेंटम होती है, तो ज़रा ये भी बता दो कितना मास होता है, कितनी वेलोसिटी होती है, कितना मोमेंटम होता है। जे थॉमसन पूरी ज़िंदगी एक्सपेरिमेंट करते रहे लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसका चार्ज कितना है, मास कितना है, मोमेंटम कितना, लेकिन उन्होंने एक बात बता दी, क्या? स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है। एग्जैक्टली अगर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 1.75 × 10⁻11 कूलॉम पर किलोग्राम, ये इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज होता है, चार्ज बाई मास रेशियो। टेन टू द पावर 1.75, यही तो बात है। अब इस चीज़ को पढ़ाने के लिए मुझे फिर से एक एक्सपेरिमेंट करना होगा, जो कि मैं अभी इस क्लास में नहीं करने वाला हूँ। इन्होंने मुझसे एक बहुत ही प्यारा सवाल पूछा, सर ज़रा बताओ मुझे चार्ज पता नहीं है, मास पता नहीं है, तो चार्ज बाई मास कैसे आ गया? बात सही है ना? एक्चुअली चार्ज बाई मास रेशियो की मदद से चार्ज और मास निकाला गया था। पहले चार्ज बाई मास रेशियो निकाला गया, देन चार्ज और मास निकाला गया, और चार्ज बाई मास रेशियो को निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। मैं अभी रैंडमली मैं बता देता हूँ। यही कैथोड रे ट्यूब इस हिसाब से सेट किया गया कि जब इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इधर उधर डेविएट हो रहा था ना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन डेविएट कर रहा तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा डेविएट होगा। और फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेविएट हो रहा था, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें कि वो कितना ज़्यादा डेविएट हो। इसका एक्सपेरिमेंट मैं नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूँ, और उससे पता चलेगा कि आखिर किस तरीके से चार्ज बाई मास रेशियो 1.75 × 10⁻11 कूलॉम पर किलोग्राम कैलकुलेट हो गया है। इस बात को सिर्फ किसने बताया? जे थॉमसन ने। लेकिन जे थॉमसन उसका चार्ज और मास नहीं बता पाए। इसके लिए एक अगला साइंटिस्ट आता है जिनका नाम है, बताना बेटा, R. मिलिगन, है ना, रॉबर्ट मिलिगन, जिन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके तो जा करके किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास और उसका चार्ज कैलकुलेट किया था। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग घर पे जाएंगे, उन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में हिस्ट्री पढ़ाई गई है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की पूरी हिस्ट्री थी। नेक्स्ट लेक्चर में एक और लेक्चर होगा जिस पर हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरे लेक्चर से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है ना? आज का लेक्चर बस यहीं तक।